वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 59 में आज हम बात करेंगे कोरिलेटेड सब क्वेरी की, जिसे कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप गेट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अधिकतर यूज किया जाता है nth मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी को फाइंड आउट करने के लिए, या क्वेरी को जब हमें फास्ट एग्जीक्यूट करना होता है तब हम को रिलेटेड सब क्वेरी को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सब क्वेरी एंड जॉइंस। तो को रिलेटेड सब क्वेरी में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने सब क्वेरी की लेक्चर्स और जॉइंस की लेक्चर नहीं देखी है तो जाके आप पहले सब क्वेरी और जॉइंस की लेक्चर को देख ले, क्योंकि को रिलेटेड सब क्वेरी में जॉइंस और सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर आपको सब क्वेरी अगर नहीं आता है और जॉइंस नहीं आता है तो को रिलेटेड सब क्वेरी थोड़ा समझने में आपको मुश्किल होगी। तो एक बार जाके आप सब क्वेरी और जॉइंस देख लें, आखिर जॉइंस होता क्या है। ठीक है, जॉइंस को लिखते क्यों हैं, सब क्वेरी को क्यों लिखते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो आप ये सब क्वेरी और जॉइंस की लेक्चर में जान सकते हो। तो आप एसक्यूएल का प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हो। तो नाउ मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब क्वेरी और जॉइंस की लेक्चर देखी होगी, तभी आप इस लेक्चर में आए हो। तो चलिए अब बात करते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी की। तो अगर आप सब क्वेरी को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जनरली जब भी हम सब क्वेरी लिखते हैं तो हमारे पास दो क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी, एक इनर क्वेरी। ठीक है, तो सब क्वेरी में क्या होता है, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। आप इस डायग्राम पे फोकस करो। ठीक है, अब इस डायग्राम पे फोकस करो फिलहाल, और लेट्स सी है यहाँ पे जब हम सब क्वेरी की बात करते हैं तो हमारे पास दो क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी, ठीक है, और एक इनर क्वेरी, एक इनर क्वेरी। ठीक है, सब क्वेरी के टर्म में हमारे पास दो क्वेरी होती है, एक होती है इनर क्वेरी, ये ग्रीन जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसे आप इनर क्वेरी समझो, और जो रेड रेक्टेंगल है उसे आप आउटर क्वेरी समझो। तो सब क्वेरी के टर्म में क्या होता है, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी इनर क्वेरी, तो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, देन आफ्टर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, सेकेंड में आउटर क्वेरी। ठीक है, ये सब क्वेरी के टर्म में ये होता है कि पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, देन आफ्टर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। मींस आउटर क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करता है, जब इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीटली तो इसके बाद ये एक आउटपुट जनरेट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट जनरेटेड बाय इनर क्वेरी, आउटर क्वेरी गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब जो इनर क्वेरी आउटपुट देता है उसे आउटर क्वेरी उस आउटपुट को एज अ इनपुट ट्रीट करता है, देन आफ्टर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो सब क्वेरी में बस दो काम हो रहा था, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा था, देन आफ्टर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है, पहले पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, आउटर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है, बट अगर ये पहले एग्जीक्यूट होगी तो ये तो आउटपुट भी दे देगी। तो अगर आउटपुट दे देगी तो फिर इनर क्वेरी का काम क्या रह गया, तो ये जो आउटर क्वेरी है वो पार्शियली एग्जीक्यूट होती है। किस तरीके से, पार्शियली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, पार्शियली एग्जीक्यूट होती है और हमें एक पार्शियल आउटपुट देती है। ठीक है, मतलब ये पार्शियल मतलब आधा एग्जीक्यूट, अगर समझने के लिए बोला जाए तो ये आधा एग्जीक्यूट होती है और आधा एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें कंप्लीट आउटपुट देगा और उसके बाद इनर क्वेरी का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, वो भी पार्शियली। ठीक है, उसके बाद वो एक पार्शियल आउटपुट जनरेट करेगी। ठीक है, अब ये जो पार्शियल आउटपुट है वो पार्शियल इनपुट के रूप में इनर क्वेरी को दिया जाएगा, या यूं कहें ये जो पार्शियल आउटपुट है इनर क्वेरी उसे एज अ पार्शियल इनपुट लेगा और अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो ये
किस तरीके के कैसा एग्जीक्यूट होगा, तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये जब कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये पार्शियल इनपुट मिलने के बाद ये इनर क्वेरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। अब इस कंप्लीट एग्जीक्यूट सॉरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद वो एक हमें कंप्लीटली एक आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमें इनर क्वेरी एक कंप्लीट आउटपुट देगा। ठीक है, ये पार्शियल इनपुट के हेल्प से इनर क्वेरी एक हमें कंप्लीट आउटपुट देगा। फिर ये जो आउटपुट है उसे एज अ इनपुट फिर आउटर क्वेरी को दिया जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट एज अ इनपुट आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट कंप्लीटली। उसके क्या होगा, ये जो आउटपुट मिलेगा आउटर क्वेरी को, ठीक है, ये जो आउटपुट मिलेगा आउटर क्वेरी को, उसे एज अ इनपुट आउटर क्वेरी ट्रीट करेगा और उसके बाद वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा और एक फाइनल रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जनरेट करेगा। मैं फिर से एक बार प्रोसेस को रिपीट करता हूं किस तरीके से ये वर्क करता है कोरिलेटेड सब क्वेरी। देखिए, पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, वो भी पार्शियली एग्जीक्यूट होती है। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में जो आउटर क्वेरी होती है वो पार्शियली एग्जीक्यूट होती है और पार्शियली एग्जीक्यूट होने के बाद वो एक पार्शियल आउटपुट जनरेट करती है। जब ये पार्शियल आउटपुट जनरेट करती है तो इनर क्वेरी उसे पार्शियल इनपुट के रूप में लेता है और उसके बाद वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंप्लीट आउटपुट हमें जनरेट करता है। ये जो कंप्लीट आउटपुट यहाँ से मिलता है इनर क्वेरी से, वो फिर एज अ इनपुट आउटर क्वेरी को दिया जाता है। वो एज अ इनपुट आउटर क्वेरी को दिया जाता है और लास्ट में जब ये इनपुट आउटर क्वेरी को मिल जाता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट आउटर क्वेरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है और लास्ट में एक रिजल्ट को जनरेट करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आउटर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर इनर क्वेरी, फिर आउटर क्वेरी। तो क्या हो रहा है, यहां पे इनर क्वेरी किस पे डिपेंड है, आउटर क्वेरी पे। इनर क्वेरी किस पे डिपेंड है, आउटर क्वेरी पे। और आउटर क्वेरी किस पे डिपेंड है, इनर क्वेरी पे। वही चीज यहां पे लिखा गया है कोरिलेटेड सब क्वेरी में, आउटर क्वेरी डिपेंड ऑन इनर क्वेरी। ठीक है, आउटर क्वेरी डिपेंड कर रहा है ना इनर क्वेरी पे। कैसे, तो इनर क्वेरी जो आउटपुट दे रहा है वो आउटर क्वेरी को जा रहा है एंड इनर क्वेरी डिपेंड ऑन आउटर क्वेरी। यस, जब आउटर क्वेरी फर्स्ट में पार्शियली एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बाद वो पार्शियल आउटपुट दे रहा है और वो पार्शियल आउटपुट किसके पास जा रहा है, इनर क्वेरी के पास। तो इनर क्वेरी भी आउटर क्वेरी पे डिपेंड कर रहा है और आउटर क्वेरी भी इनर क्वेरी पे डिपेंड कर रहा है। बट इन द केस ऑफ सब क्वेरी क्या हो रहा था, सिर्फ आउटर क्वेरी इनर क्वेरी पे डिपेंडेंट था, इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा एक डिफरेंस हो गया सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी के बीच में। क्या कि कोरिलेटेड सब क्वेरी में जो आउटर क्वेरी है वो इनर क्वेरी पे भी डिपेंड करता है और इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सब क्वेरी के केस में क्या होता है, जो आउटर क्वेरी है वो इनर क्वेरी पे डिपेंड करता है लेकिन इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है नाउ, तो ये होप कि ये डायग्राम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें। ठीक है, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन कोरिलेटेड सब क्वेरी वी हैव टू राइट जॉइन कंडीशन इन इनर क्वेरी। देखिए, कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है, ये जो इनर क्वेरी है उसमें हम जॉइन कंडीशन को लिखते हैं, वो भी इनर क्वेरी में। मतलब हम आउटर क्वेरी में जॉइन कंडीशन नहीं लिखेंगे। जब भी जॉइन कंडीशन को लिखेंगे हम वो कहां लिखेंगे, इनर क्वेरी में। ठीक है, अब आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्या, कि सब क्वेरी में हम जॉइन कंडीशन नहीं लिखते थे लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी में हम जॉइन कंडीशन को लिखते थे। ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया कि पहला डिफरेंस कोरिलेटेड सब क्वेरी और सब क्वेरी में क्या है कि कोरिलेटेड सब क्वेरी में आउटर क्वेरी इनर क्वेरी पे डिपेंड होती है और इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंड होती है, ये कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में। लेकिन सब क्वेरी के टर्म में क्या है, सिर्फ आउटर क्वेरी ही इनर क्वेरी पे डिपेंड होती है, इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंड नहीं करती है। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है, सब क्वेरी में हम क्या करते हैं, इनर क्वेरी पे कोई भी ज्वाइन कंडीशन नहीं लिखते हैं लेकिन
कोरिलेटेड सब क्वेरी में हम इनर क्वेरी में जॉइन कंडीशन को लिखते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ अब दूसरा पॉइंट क्या है, इन सच अ वे दैट वन ऑफ द कंडीशन ऑफ जॉइन कंडीशन मस्ट बिलोंग्स टू आउटर क्वेरी। ठीक है, क्या बोला दूसरा पॉइंट, जो हम जॉइन कंडीशन इनर क्वेरी पे लिखेंगे उसका एक कंडीशन आउटर क्वेरी से बिलोंग करना चाहिए। जॉइन कंडीशन पता है आपको क्या होता है, मैं फिर से एक छोटा सा ब्रीफ करता हूं, अगर नहीं पता तो आप जाके जॉइन की लेक्चर देख ले, और जो वो मैंने सब क्वेरी के बारे में बताया, आप अगर वो भी नहीं पता तो एक बार जाके सब क्वेरी की लेक्चर देख ले, तो आपको जाके ये कोरिलेटेड सब क्वेरी इजी वे में समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं कि जॉइन कंडीशन क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जॉइन कंडीशन वो कंडीशन होता है जहां पे दो टेबल आपस में मर्ज होते हैं। क्या होता है, जॉइन कंडीशन वो कंडीशन होता है जहां पे आके दो टेबल मर्ज होते हैं। ठीक है, दो टेबल मर्ज होते हैं तो मतलब एक कंडीशन, दो टेबल है तो एक कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन एक टेबल से होता है और दूसरा कंडीशन दूसरे टेबल से होता है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो जॉइन कंडीशन में क्या होगा, ये दो कंडीशन के हेल्प से, ये दो कंडीशन के हेल्प से दो टेबल आपस में मर्ज होते हैं। ठीक है, दो टेबल आपस में जुड़े होते हैं या कहें मर्ज होते हैं। तो क्या बोला गया, ये जो पहला कंडीशन होगा, मतलब पहला नहीं, कोई भी एक कंडीशन, मतलब जॉइन कंडीशन का कोई भी एक कंडीशन कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में जो जॉइन में दो कंडीशन होंगे, ठीक है, दो कंडीशन होंगे, लेट्स सपोज C1 और C2। ठीक है, दो कंडीशन होंगे C1 और C2। अब ये C1 और C2 में से कोई भी एक कंडीशन वो किससे बिलोंग करेगा, वो आउटर क्वेरी से, कोई भी एक, आइदर C1 और आइदर C2 बिलोंग फ्रॉम आउटर क्वेरी। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन जॉइन कंडीशन का वो आउटर क्वेरी से बिलोंग करता है। और हमने जॉइन के लेक्चर में जॉइन कंडीशन को लिखना समझा था, और अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे डायरेक्ट एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे कि किस तरीके से जॉइन कंडीशन को लिखते हैं, तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। और उस एग्जांपल में पहले हम सब क्वेरी के टर्म में क्वेरी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर कोरिलेटेड सब क्वेरी के थ्रू हम क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो आपको कोरिलेटेड सब क्वेरी और सब क्वेरी के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा, और किस तरीके से जॉइन कंडीशन को हम इनर क्वेरी में लिखते हैं, और जो इनर क्वेरी का एक जॉइन कंडीशन होता है वो किस तरीके से आउटर क्वेरी के से बिलोंग करता है, एक कंडीशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट क्लियर है। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या है, कोरिलेटेड सब क्वेरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ सब क्वेरी एंड जॉइंस। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या है, वो सब क्वेरी के भी और जॉइंस, सब क्वेरी और जॉइंस, सब क्वेरी और किधर गया जॉइंस, इन दोनों के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोरिलेटेड सब क्वेरी सब क्वेरी और सब क्वेरी और जॉइंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जाके सब क्वेरी और जॉइंस की लेक्चर एक बार जरूर देख ले। ठीक है, तो ये था कोरिलेटेड सब क्वेरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता होगा, क्यों हम कोरिलेटेड सब क्वेरी को यूज करते हैं जब हमारे पास जॉइंस है ही, जब हमारे पास सब क्वेरी है, क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो कोरिलेटेड सब क्वेरी क्विकर देन जॉइंस एंड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है वो सब क्वेरी से ज्यादा फास्ट, और कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है जॉइंस और सब क्वेरी से ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जब ये फास्ट एग्जीक्यूट करता है तो क्या होता है, इसमें टाइम हमारा लेस कंज्यूम होता है। तो वही चीज है सेकेंड पॉइंट, लेस टाइम कंजप्शन। जब कोई भी क्वेरी अगर फास्ट, अगर क्विकली एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, वहां टाइम कम लगेगा, वहां पे टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर टाइम कम लगेगा तो क्वेरी जल्दी एग्जीक्यूट होगी। ये दो पॉइंट हो गए। एक थर्ड पॉइंट भी है, इससे क्या होता है, कोरिलेटेड सब क्वेरी से हम मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी, ठीक है, nth मैक्सिमम और nth मिनिमम सैलरी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, nth मैक्सिमम एंड nth मिनिमम सैलरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत हद तक कोरिलेटेड सब क्वेरी को हम अधिकतर nth मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। nth मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी क्या हो गया, लेट्स सपोज एक टेबल में 100 रिकॉर्ड है, मतलब 100, अगर 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है एक टेबल में,
ठीक है। एक टेबल में 1 से लेके 100 एम्प्लॉय तक का रिकॉर्ड है। ठीक है। अब हम चाहते हैं इसमें 100, अगर 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है तो सबकी सैलरी अलग अलग होगी। अगर हम चाहते हैं 20th मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं बोलूं सेकेंड मैक्सिमम सैलरी कैसे है, तो हम सब क्वेरी के हेल्प से निकाल सकते हैं, थर्ड को भी निकाल सकते हैं, फोर्थ को भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं 20 को बोलूं कि 20th मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालेंगे, तो सब क्वेरी के थ्रू ये मुश्किल है। और गाइस जो मैं बोल रहा हूँ सब क्वेरी के थ्रू फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकाल सकते हैं, वो मैंने सब क्वेरी के लेक्चर में बताया है किस तरीके से हम मैक्सिमम सैलरी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो मैंने सब क्वेरी में बताया हुआ है। लेकिन वो वहां पे मैंने सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए बताया। लेकिन क्या हो अगर 20th मैक्सिमम सैलरी, 50th मैक्सिमम सैलरी अगर हमें फाइंड आउट करना हो एक टेबल से, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेटेड सब क्वेरी। और गाइस अभी हम सिर्फ कोरिलेटेड क्वेरी को समझेंगे और किस तरीके से हम nth मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी को फाइंड आउट करते हैं अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको हम अलग से देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से हम nth मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करते हैं। टोटल 3 तरीके का वे होता है। तो एक हमने सब क्वेरी के थ्रू जाना है, दूसरा हो गया कोरिलेटेड सब क्वेरी का, और एक तीसरा होता है रोनम के थ्रू। तो जब हम ये कोरिलेटेड सब क्वेरी को खत्म करेंगे तो उसके बाद हम nth मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी को फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ ये यहां तक थी बात कोरिलेटेड सब क्वेरी की। नाउ अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब गाइज इसमें माइंड मत कीजिएगा, अभी nth मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। इसको अलग से मैं बताऊंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आए, आप जल्दी से अच्छे से क्वेरी nth मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी पे फाइंड आउट कर लो। इसका मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं इसे हाईलाइट करके लिखा हूं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे। तो ये रहा हमारा एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर। तो अब गाइज यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा एम्प्लॉय टेबल और ये रहा हमारा डिपार्टमेंट टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल पे फोकस करो, यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या बोले कॉलम है। तो एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, जॉब है, मैनेजर का नंबर है, हायर डेट है, कब वो कंपनी पे ज्वाइन किए हैं, उनकी सैलरी है, उनकी कमीशन है, और वो किस डिपार्टमेंट नंबर पे काम करते हैं, वो सारा डिटेल ये एम्प्लॉय टेबल पे है। ठीक है। नाउ दूसरा टेबल जो है वो है डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में कौन कौन से कॉलम है? डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नेम है, और डिपार्टमेंट का लोकेशन है, मतलब वो डिपार्टमेंट किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी, हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। हम एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नेम को जानना चाहते हैं। ठीक है, हम एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नेम को जानना चाहते हैं। हमने क्वेश्चन क्या बोला? हमें एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के नेम को जानना है। ठीक है, हमें क्या करना है? एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के नेम को जानना है। बट गाइस हमने बोला एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के नेम को जानना है, तो आप एम्प्लॉय टेबल में देखो, कहीं भी डिपार्टमेंट नेम का कोई कॉलम प्रेजेंट है? नहीं, हमने अभी देखा यहां पे कोई भी डिपार्टमेंट नेम का कॉलम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट नेम कहां पर है? डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल में है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम कहां है? वो डिपार्टमेंट टेबल में है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो अब गाइज इस टेबल में देखो, एम्प्लॉय टेबल में यहां पे क्या है? एक डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में, और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर का एक कॉलम है। मतलब एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप है। तो एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की कौन हो गया? डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की कौन हो गया? डिपार्टमेंट नंबर। सॉरी गाइस, एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की कौन कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर। तो ये दो सेम कॉलम दोनों टेबल में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों टेबल में फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप है। तो यहां पे डिपार्टमेंट नेम फॉरेन की है और यहां पे प्राइमरी की है। ठीक है, अब फॉरेन की प्राइमरी की का रिलेशनशिप क्या होता है उसे मैंने फॉरेन की वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बताया है। फॉरेन की कंस्टेंट पे, सॉरी, फॉरेन की कंस्टेंट, आप जाके लेक्चर को देखो। प्राइमरी की लेक्चर आप साथ में प्राइमरी की कंस्टेंट वाले लेक्चर भी देख लो, तो आपको ये इजी वे में समझ में आएगा। लेकिन फॉरेन की कंस्टेंट आप एक बार जाके जरूर देख ले, तब आपको ये फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप क्या होता है आपको वो इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों टेबल में क्या है? फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ एम्प्लॉय टेबल में देखो, हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? डिपार्टमेंट नेम तो दूसरे टेबल में है और
एम्प्लॉय टेबल में तो कोई डिपार्टमेंट नेम है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, पहले एम्प्लॉय का हम डिपार्टमेंट नंबर फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड आउट करेंगे, और जब अगर डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट हो जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिपार्टमेंट नंबर वी कैन फाइंड द डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। फाइन, मतलब अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर पता चल गया एक बार एम्प्लॉय का, तो उस डिपार्टमेंट नंबर के हेल्प से हम एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नेम को जान सकते हैं। जैसे देखिए, स्मिथ कौन से डिपार्टमेंट नंबर पे काम करता है, वो 20, ये एम्प्लॉय टेबल में। लेकिन अब डिपार्टमेंट टेबल में देखो 20 किसका डिपार्टमेंट नंबर है, तो वो रिसर्च का। ठीक है, तो अगर हम डिपार्टमेंट नंबर पता कर लेते हैं एम्प्लॉय का, तो उसके हेल्प से हम डिपार्टमेंट के नेम को जान सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन क्वेरी को पहले हम सब क्वेरी के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम क्वेरी सब क्वेरी के फॉर्म में लिखेंगे, देन आफ्टर हम को रिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले सब क्वेरी के फॉर्म में, देन आफ्टर को रिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में लिखेंगे, तब जाके आपको ये अंतर थोड़ा समझ में आएगा। तो चलिए एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं और हम एडिटर को ओपन करते हैं। तो हमें क्या जानना है, इंप्लॉय के डिपार्टमेंट के नेम को जानना है। ठीक है, तो गाइस जब भी आप सब क्वेरी में क्वेरी लिखो, ठीक है, या को रिलेटेड सब क्वेरी में क्वेरी लिखो, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, इनर क्वेरी से। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या जानना है, हमें सबसे पहले जानना है इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर जानना है। इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर तो किस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जानना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कौन से टेबल से, फ्रॉम ईएमपी टेबल से। ठीक है, हमें इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये जब डिपार्टमेंट नंबर पता चल जाएगा तो इसे हम इनर क्वेरी बना देते हैं। ठीक है, इनर क्वेरी बना दिए, तो हम क्या किए, हम इनर क्वेरी लिख चुके हैं। अब ये डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, अब हम सब क्वेरी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें किससे कंपेयर करना होगा, डिपार्टमेंट नंबर से। हम चाहें तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि लेफ्ट राइट साइड में कितनी वैल्यू आएगी, तो हम अच्छा होगा कि मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर इन ऑपरेटर को यूज करें। अब ये कंडीशन हम कहाँ लिखते हैं, तो वेयर क्लॉज में। ठीक है, अब वेयर क्लॉज में कंडीशन किस तरीके से लिखते हैं, ये मैंने वेयर क्लॉज में बहुत अच्छे से बताया, तो आप जाके एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो नाउ अब हम लिख चुके हैं, अब डिपार्टमेंट नंबर लिख चुके हैं, तो डिपार्टमेंट नंबर कहाँ का, डिपार्टमेंट टेबल कौन से टेबल का, डिपार्टमेंट टेबल का। अगर मुझे डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर पता चल जाएगा, तो हमें डिस्प्ले क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है, हमें डिस्प्ले करना है, हमें डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट का नेम, डी नेम, सॉरी, कॉलम डी नेम है, हमें डिपार्टमेंट का नेम डिस्प्ले करना। अब देखो हमें डिपार्टमेंट का नेम यहां शो हो गया, हमें यहाँ पे देखो हमें डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, कौन कौन से, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल। अब यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट, लेकिन शो कितने हो रहे, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल। क्यों, अकाउंटिंग का 10, रिसर्च का 20 और 30 किसका, सेल्स का। क्यों, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर है, 20, 30, 10। यहाँ पे कोई भी 40 डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अब डिपार्टमेंट टेबल में देखो यहाँ पे 40 है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में 40 कहीं पर है, नहीं है। इसीलिए जो फाइनल आउटपुट मिला हमें वहां पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो ये था सब क्वेरी। अब अगर हम इसे को रिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में लिखे, तो को रिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में क्या बोलता है कि जब भी हम इनर क्वेरी लिखेंगे तो उसमें हम जॉइन कंडीशन को लिखेंगे। तो जॉइन कंडीशन को कैसे लिखेंगे, तो हम ये ओरेकल के फॉर्म में लिखे हैं सिंटैक्स को, क्वेरी को, तो हम ओरेकल का ही सिंटैक्स यूज करेंगे। तो ओरेकल में किसको यूज करेंगे, वेयर को। अगर आस्की होता तो हम ऑन को यूज करते, तो वेयर ज्वाइन कंडीशन लिखना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एलियास नेम कर देता हूँ, एम्प्लॉय को ई कर देता हूँ, एलियास नेम आपको पता ही होगा, और डिपार्टमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, डी। तो यहाँ डी डॉट डिपार्टमेंट नेम मतलब डिपार्टमेंट टेबल का, और यहाँ पे डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर कर देता हूँ। और ये एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय टेबल से हमको डिपार्टमेंट नंबर यहाँ शो करना है, तो ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ई वेयर। अब क्या करना है, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, इंप्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर किससे मैच होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर से। ठीक है,
ठीक है, ये हमारा हो गया। जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेरी समझाता हूँ। तो ये अब कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में हमारा क्वेरी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है कि क्यों? क्योंकि इनर क्वेरी में हमारा ज्वाइन कंडीशन है। ज्वाइन कंडीशन क्या होता है? दो टेबल आपस में मर्ज होते हैं। यहाँ देखिए एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल आपस में मर्ज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट नंबर कॉलम से। तो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम से ये दोनों टेबल आपस में मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइन कंडीशन, ये तो पहला पॉइंट था। ठीक है, इन कोरिलेटेड सब क्वेरी वी हैव टू राइट ज्वाइंट कंडीशन इन इनर क्वेरी, ये पहला पॉइंट था। तो वही चीज को हम यहाँ पे किए कि यहाँ पे हमने ज्वाइंट कंडीशन को लिखा। लेकिन एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट क्या है? इन सच अ वे दैट वन ऑफ द कंडीशन ऑफ ज्वाइंट कंडीशन मस्ट बिलोंग्स टू आउटर क्वेरी। क्या बोला गया? जो हम ज्वाइंट कंडीशन लिखेंगे उसका एक कंडीशन आउटर क्वेरी से मैच करना, बिलोंग करना चाहिए। आप खुद देखो, यहाँ हमने ज्वाइंट कंडीशन को लिखा है। ठीक है, उसका एक कंडीशन आउटर क्वेरी से बिलोंग करना चाहिए। तो ये देखो, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से है? वो एम्प्लॉय टेबल से है। लेकिन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से है? वो आउटर क्वेरी से। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन कहाँ का है? ये कंडीशन आउटर क्वेरी से बिलोंग कर रहा है। आउटर क्वेरी का है और ये आउटर क्वेरी से बिलोंग कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मतलब ये कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में हमने क्वेरी को लिखा और अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे क्या हमें वो सेम आउटपुट मिलता है। कौन कौन सा? अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। हमें ये देखना है कि हमें ये सेम आउटपुट मिलता है इस क्वेरी के हेल्प से। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव किए, अल्ट F4 से बाहर, अब एग्जीक्यूट। अब खुद देखो हमें वही आउटपुट मिला, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। क्या क्या मिला? अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। ठीक है, तो आप गाइज एक बार फिर से इस टेबल को ध्यान दो। ठीक है, इस टेबल पे आप ध्यान देना। हमें आउटपुट में क्या मिला? अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। ठीक है, अकाउंटिंग ये रहा, रिसर्च ये रहा, सेल्स ये रहा। ऑपरेशन नहीं मिला क्योंकि ऑपरेशन का कोई भी डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मतलब कोई भी एम्प्लॉय ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है। तो ये तो हम सब क्वेरी के एग्जीक्यूशन जानते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरीके से अब कोरिलेटेड सब क्वेरी एग्जीक्यूट करती है। तो चलिए एडिटर को ओपन कर लेते हैं और मैं फिर से, अब देखिए यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ गाइस, इसको मैं थोड़ा स्वैप कर लेता हूँ तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, मैं कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो, मैं अगर कंडीशन को इस तरीके से लिखूं तो पर भी हमें सेम आउटपुट देगा। आप खुद देख लो। ओके ओके, वेयर यहाँ पे साथ में हो गया, स्पेस होना चाहिए। अब खुद देखो सेम आउटपुट मिला है, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। ठीक है, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। मैं पहले इसको बता देता हूँ और बाद में ऑपरेशन के लिए मैं अलग से बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेरी मैं और करूँगा जिसमें हम उस एम्प्लॉय के मतलब उस डिपार्टमेंट को देखना चाहेंगे जिसमें कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करते हैं। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है? ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट वैसा डिपार्टमेंट है, आप खुद देखो वेयर, यहाँ पे आप खुद देखो ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट में जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करता। ठीक है, तो हम इसके लिए भी क्वेरी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इस क्वेरी को देखेंगे, मतलब इसका आउटपुट कैसे आया। ठीक है, ये आउटपुट कैसे आया और ये कोरिलेटेड सब क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट किया। हम सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन जानते हैं, लेकिन अब हम कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो फिलहाल हम एडिटर को ओपन करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास इनर क्वेरी, पहले तो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर है? 10, 20, 30 और 40, ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है? 10 है, 20 है, 30 है, 10, 20, 30, ये रिपीटेड है। ठीक है, यहाँ रिपीटेड है तो मैं उसको ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ रहा हूँ। तो हमें पता है पहले कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। तो सब क्वेरी में तो पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी में पहले कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करता है? तो कोरिलेटेड सब क्वेरी में सबसे पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो कोरिलेटेड में सबसे पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद
इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद फिर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। तो आप देखो ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ। तो पार्शियली पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, तो पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। उसमें कौन सा टेबल पास है, डिपार्टमेंट टेबल पास है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्रॉम क्लॉज ये डेटाबेस में जाएगा, टेबल को सर्च करेगा। ठीक है, और उसे लाके अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा। ये डेटाबेस होगा। ठीक है, इसमें कहीं हमारा डिपार्टमेंट टेबल होगा। ठीक है, उसको ये तो फ्रॉम क्लॉज क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और डिपार्टमेंट टेबल को सर्च करके लाएगा और उसे अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रख देगा, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रख देगा। ठीक है, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रख देगा। फिर बाद में देख रहा है कि उस टेबल का नाम हमने डी कर दिया है, तो फिर उस टेबल का नाम वो डी कर देगा। ठीक है, वो डी कर देगा। ठीक है, तो अब फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म। उसके बाद वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वेयर क्लॉज में क्या है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। अब ये क्या करेगा, इस टेबल से वेयर क्लॉज डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर लाएगा। ठीक है, अब ये यहां तक पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ। अगर इसके बाद अगर सिलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये कोरिलेटेड सब क्वेरी हम लिखे तो क्या होगा, फ्रॉम क्लॉज के बाद वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट किया, अब वेयर क्लॉज के बाद डायरेक्ट अब इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे से देखिए, जब आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, पहले फ्रॉम क्लॉज फिर वेयर क्लॉज, और यहाँ पे डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर है, तो डिपार्टमेंट नंबर वो इनर क्वेरी को दे देगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर, आउटर क्वेरी क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर को इनर क्वेरी को दे दिया, डिपार्टमेंट नंबर इनर क्वेरी को दे दिया। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ दिस डिपार्टमेंट नंबर इनर क्वेरी स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, इनर क्वेरी स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। कैसे, तो अब देखो सिमिलरली जिस तरीके से आउटर क्वेरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, सिमिलरली इनर क्वेरी भी उसी तरीके से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, वो डिपार्टमेंट वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा और एम्प्लॉय टेबल को सर्च करके लाएगा और उसे भी अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा, उसे भी अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा और बाद में उसका नाम ई कर देगा। ठीक है, उसका नाम ई कर देगा। ठीक है, जब उसका नाम ई हो गया तो फिर वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। अब उसमें देखो डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर में तो वैल्यू है, फिर इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। उसके बाद ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर में जाएगा, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर में जाएगा। अब उसको चेक करेगा। तो मैं यहाँ पे सहूलियत के लिए आपको यहाँ नंबर तो लिख दिया हूँ, लेकिन एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करेगा तो वो आप देखो। फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म। ठीक है, फिर वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके पास डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में क्या है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है। तो वो क्या करेगा, पहले वेयर क्लॉज डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर पे फोकस करेगा। वहां पे उसे क्या मिला, 10 मिला, वो 10 मिला उसको। ठीक है, उसको 10 मिला यहाँ पे, उसको क्या मिला यहाँ पे, 10 मिला। वो पहला रो पे ये पहला रो हो गया। अगर देखा जाए रो वाइज, अगर ये पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, यहाँ भी रो बना हुआ है। यहाँ पे 14 रोज थे, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड ही लिया हूँ। तो वेयर क्लॉज पहले रिकॉर्ड के पास गया, यहाँ पे उसे वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर क्या मिला, डिपार्टमेंट टेबल का 10। अब वो 10 को क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के हर एक डिपार्टमेंट नंबर से इक्वेट करेगा। तो पहले देखेगा इस 10, तो ये पहले रिकॉर्ड के पास जाएगा। ठीक है, पहले रो के पास जाएगा। तो डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के पहले रो के पास जाएगा। सडनली उसे यहाँ 10 मिल गया। अगर लेट्स सपोज यहाँ 10 की जगह 20 होता तो यहाँ पे उसे फॉल्स रिटर्न होता। तो उसे यहाँ पे 10 मिला, तो यहाँ पे उसे ट्रू मिला। तो कैसे मिला, इज 10 इज इक्वल टू 10, यस ट्रू, तो यहाँ उसे ट्रू रिटर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसे फिर 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 आया। फिर 10 इक्वल टू 20, फॉल्स, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा। इज 10 इक्वल टू 30, फॉल्स। इज 10 इक्वल टू 10, ट्रू, तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद इज 10 इक्वल टू 20, फॉल्स। इज 10 इक्वल टू 30, फॉल्स। ऐसे करके वो चेक करेगा और जहां जहां 10 मिलेगा उस सबको यहाँ पे रिटर्न करके लिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर के पास क्या है, 10-10, एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर के पास क्या है, 10-10। तो वो क्या करेगा, फिर इसको यहाँ पे वैल्यू पास करेगा। तो ये चेक, यहाँ पे क्या है देखिए, पहले यहाँ मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या है, मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर है। ठीक है, मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर है। तब ये क्या करेगा, अपने आरएचएस में क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को लेता है और अपने एलएचएस में सिंगल वैल्यू को लेता है।
तब ये चेक करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर कहीं 1010 है तो उसे मिलेगा, हाँ 1010 है तो 1010 मिल गया। ठीक है, तो वो किसका 10 है, तो वो अकाउंटिंग का 10 है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग को वो आउटपुट में दे देगा। ठीक है, अकाउंटिंग को आउटपुट में दे देगा। फिर वेयर क्लॉज अब सेकेंड रो पे चलेगा। अब वेयर क्लॉज सेकेंड रो पे चलेगा। ठीक है, जब वेयर क्लॉज वो डिपार्टमेंट टेबल का अब सेकेंड रो पे चलेगा, तब अभी 20 को इंप्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करेगा। इज 20 इक्वल टू 10 फॉल्स, इज 20 इक्वल टू 20 ट्रू, तब यहाँ पे उसे ट्रू रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, फिर इज 20 इक्वल टू 30 फॉल्स, इज 20 इक्वल टू 10 फॉल्स, इज 20 इक्वल टू 20 ट्रू, तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। इज 20 इक्वल टू 30 फॉल्स, इज 20 इक्वल टू, ये फिर सर्च करते जाएगा, जहां जहां 20 आएगा उसको यहाँ पे वो लिखते चलेगा। तो फिर इसको अब यहाँ पे इंप्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर में क्या क्या मिल गया, 20 दो मतलब 20 मिल गया। तो फिर वो क्या करेगा, अब ये चेक करेगा, इनर क्वेरी खत्म, अब ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, ये दो आउटपुट यहाँ पे दे दी गई 2020। अभी जो 2020 आया ये इनपुट के रूप में दिया गया आउटर क्वेरी को। अब आउटर क्वेरी चेक करेगा कि 2020 इम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर मेरे पास है या नहीं, तो वो चेक करेगा क्या डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर में कोई 2020 है, हाँ है। अगर मैच किया तो फिर वो शो कर दिया हाँ रिसर्च है, रिसर्च डिपार्टमेंट मैच कर गया, तो वो आउटपुट में शो हो गया। नाउ अब फिर थर्ड रो एग्जीक्यूट होगा, थर्ड रो एग्जीक्यूट होगा तो इधर का थर्ड रो मतलब डिपार्टमेंट टेबल का थर्ड रो वो क्या करेगा, इंप्लॉय टेबल के हर एक रो से जाके कंपेयर करेगा, तो वो भी किससे, तो डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम से। तो इज 30 इज इक्वल टू 10 फॉल्स, इज 30 इक्वल टू 20 फॉल्स, इज 30 इक्वल टू 30 ट्रू, तो यहाँ पे हमें 30 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इज 30 इक्वल टू 10 फॉल्स, इज 30 इक्वल टू 20 फॉल्स, इज 30 इक्वल टू 30 ट्रू, तो यहाँ पे हमें 30 मिल जाएगा। फिर आगे भी वो फर्दर चेक करेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे 10 और 20 के लिए हुआ, तो यहाँ पे अगर फिर इनर क्वेरी हमें फिर 30 आउटपुट में दिया, वो 30 फिर डिपार्टमेंट टेबल सॉरी आउटर क्वेरी को दिया गया, और फिर उसे डिपार्टमेंट टेबल में सर्च किया गया कि डिपार्टमेंट नंबर 30 वहाँ पे है या नहीं, उसे प्रेजेंट मिला और डिपार्टमेंट नंबर 30 उसे प्रेजेंट मिला। फिर उसने डिपार्टमेंट नेम को प्रेजेंट कर दिया, और कौन सा डिपार्टमेंट नेम है, सेल्स, तो सेल्स को प्रेजेंट कर दिया। फिर लास्ट में फिर लास्ट में वो फोर्थ रिकॉर्ड के पास जाएगा। ठीक है, अब ये फिर 40 को फिर इंप्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से सबके साथ चेक करेगा। इस 40 इक्वल टू 10 फॉल्स, इस 40 इक्वल टू 20 फॉल्स, इस 40 इक्वल टू 30 फॉल्स, इस 40 इक्वल टू 10 फॉल्स, इस 40 इक्वल टू 20 फॉल्स, इस 40 इक्वल टू 30 फॉल्स, और जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसके साथ चेक करेगा। यहाँ पे फॉल्स मिल गया तो ये नल रिटर्न किया, ये नल रिटर्न किया, तो मतलब यहाँ पे इनर क्वेरी नल रिटर्न किया तो नल रिटर्न किया, तो ये भी आउटर क्वेरी को नल मिला, तो ये नल में परफॉर्मेंस करेगा तो नल ही मिलेगा, मतलब कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं मिला। तो लास्टली जाके हमें कौन कौन से आउटपुट मिले, अकाउंटिंग के, रिसर्च के और सेल्स के। तो इस तरीके से को रिलेटेड सब क्वेरी अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है और हमें आउटपुट देती है। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेरी किया था, हमने क्वेरी किया था किस पे, ये हमने क्वेरी किया था, हम उस डिपार्टमेंट नेम को शो करना चाह रहे थे, उस डिपार्टमेंट नेम को शो करना चाह रहे थे जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, अब हम उस डिपार्टमेंट नेम को शो करना चाहेंगे जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करता, तो सारा कंडीशन सेम रहेगा और इनके जगह हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, नॉट इन। तो अब आप देखो, ठीक है, हमें आउटपुट में क्या मिला, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और हमने देखा ही था, आप खुद देखो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ऑपरेशन हमें आउटपुट मिला, याद रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ कर्सर को, और आप यहाँ पे देखो, ऑपरेशन का डिपार्टमेंट नंबर क्या, 40। ठीक है, यहाँ पे 40, और कोई भी 40 डिपार्टमेंट नंबर इंप्लॉय टेबल में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमें आउटपुट में डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट नेम हमें क्या मिला, हमें डिपार्टमेंट नेम ऑपरेशन मिला, सॉरी गैस, हमें डिपार्टमेंट नेम ऑपरेशन मिला, क्योंकि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करते हैं। तो होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, पहले पहले कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, देन आफ्टर इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर से
आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ। मतलब क्या हुआ, देखिए कोरिलेटेड सब क्वेरी में पहले आउटर क्वेरी हुआ, फिर इनर क्वेरी हुआ, फिर आउटर क्वेरी हुआ, ठीक है। वहीं सब क्वेरी में क्या हुआ था, ठीक है, सब क्वेरी में क्या हुआ था, पहले इनर क्वेरी फिर आउटर क्वेरी, यही काम हो रहा था, ठीक है। क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले आउटर क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी के टर्म में पहले आउटर क्वेरी फिर इनर क्वेरी फिर आउटर क्वेरी, मतलब यह नंबर ऑफ आइटरेशंस ज्यादा हो बढ़ रहे हैं, मतलब आउटर हो रहा है फिर इनर हो रहा है फिर आउटर, मतलब लूप यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, क्वेरी का लूप ज्यादा हो रहा है। आउटर क्वेरी का आउटपुट आउटर क्वेरी का आउटपुट इनर क्वेरी में जा रहा है, फिर इनर क्वेरी का आउटपुट आउटर क्वेरी में जा रहा है, फिर आउटर क्वेरी फिर एक आउटपुट दे रहा है, तब जाके हमें आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन सब क्वेरी में क्या था, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती थी फिर आउटर क्वेरी, फिर डायरेक्ट हमें आउटपुट मिल जाता था, ठीक है। फिर भी गाइस ये जो कोरिलेटेड सब क्वेरी है ना, ये जो कोरिलेटेड सब क्वेरी है, ये मच क्विकर एग्जीक्यूशन देन, मतलब जो कोरिलेटेड सब क्वेरी है वो फास्ट एग्जीक्यूट करती है एज कंपेयर टू सब क्वेरी एंड जॉइंस, ठीक है। ये जॉइंस और सब क्वेरी के कंपैरिजन में फास्ट एग्जीक्यूट करती है। फिर भी यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस ज़्यादा है, नो डाउट यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस ज़्यादा है, लेकिन इन आइटरेशंस के रहते हुए भी कोरिलेटेड सब क्वेरी ज़्यादा एग्जीक्यूट करती है, और इसकी भी इफिशियंसी 60% तक और बढ़ाई जा सकती है। कितने परसेंट तक, 60% तक बढ़ाई जा सकती है इसकी इफिशियंसी, 60% तक इसकी इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर, मैं लिखता हूं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, हम कोरिलेटेड सब क्वेरी की इफिशियंसी 60% तक इंक्रीज कर सकते हैं, 60% तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में तो हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर में हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट है इसको हम कोरिलेटेड सब क्वेरी के साथ ही यूज करते हैं, तभी जाके ये कोरिलेटेड जो सब क्वेरी है हमें एक अच्छी आउटपुट देती है, फास्ट आउटपुट देती है, ठीक है। मतलब अगर हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो जो कोरिलेटेड सब क्वेरी की इफिशियंसी 60% तक बढ़ जाती है, ठीक है। और हम कोरिलेटेड सब क्वेरी को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज्वाइन और सब क्वेरी फास्ट एग्जीक्यूट करती है, लेस टाइम कंज्यूम करती है, ठीक है, और हमें इजी इसमें nth मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी को फाइंड आउट करते हैं। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई डाउट रह गया तो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर ले, और लेक्चर्स रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स किस तरीके से मिल जाएंगे। इन बिटवीन लेक्चर में कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप मुझे तो इंस्टा आईडी में फॉलो कर ही लो, और क्या बोल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए होगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी मोटिवेशंस बनी रहे, और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो ताकि उनको कोरिलेटेड सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। होप मैं लग रहा है कि ये सॉरी गाइस, ये लेक्चर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, 45 मिनट्स की लगभग, तो उसके लिए सॉरी, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनका भी फायदा हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।